मित्रों नमस्कार। मैं नासुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का। अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के, जिसको लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने, भाग 26 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। किसी जमाने में दार्शनिक लोग परमात्मा के अस्तित्व के बारे में बहस किया करते थे। अब वह बहस गेहूं को लेकर होने लगी है। दार्शनिकों का एक वर्ग इस मत का है कि देश में गेहूं काफी मात्रा में मौजूद है, पर व्यापारियों की शरारत के कारण बाजार में नहीं आ पाता। दूसरा वर्ग इस मत का है कि गेहूं नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और अगर होती भी हो तो वह कम से कम इस देश में तो नहीं है। बहस का यह दौर कुछ दिनों से शिवपालगंज में भी आ गया था, और वहां गेहूं के साथ लोग दूध, दही, घी आदि के बारे में भी नास्तिकता दिखाने लगे थे। ऐसे भूखमरे वातावरण में अखाड़े क्या खाकर या खिलाकर चलते। कुछ वर्ष पहले गांव के लड़के कसरत और कुश्ती से चूर चूर होकर घर लौटते तो कम से कम उन्हें भिगोए हुए चने और मट्ठे का सहारा था। अब वह सहारा भी टूटने लगा था, और यह इस प्रकार के कई तथ्य मिलकर कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर रहे थे कि गांव में नौजवानों को निकम्मा बन जाने के सिवा और दूसरा कार्यक्रम ही नहीं मिलता था। वे फटे पुराने पर रंगीन पतलूनों पायजामों के सहारे अपनी दुबली पतली टांगों को ढककर और सीने पर गोश्त हो या न हो, सीने के अंदर सायरा बानू के साथ सोने का अरमान भरकर गली कूचों में अपने पान की पीक फैलाते हुए निरुद्देश्य घूमा करते थे। उनमें बहुत से कभी कभी खेतों, कारखानों और जिलों का चक्कर भी लगा आते थे। जो वहाँ जाते हुए हिचकते थे वे स्थानीय कॉलेजों में बांगड़पन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते। ये कॉलेज प्रायः किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रसार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। ये कॉलेज सिर्फ फैशन के जमाने के हिसाब से बिना आगा पीछा सोचे हुए चलाए जा रहे थे, और यह निश्चित था कि वहाँ पढ़ने वाले लड़के अपनी रियाया वाली हैसियत छोड़कर कभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, और ऊंची नौकरियों और व्यवसाय जिनके हाथ में है उनके एकाधिकार को इन कॉलेजों की ओर से कोई खतरा नहीं पैदा होगा। जो भी हो, इस हल्ले में अखाड़े खत्म हो रहे थे, और गांव के नौजवानों का शारीरिक विकास अब उनके मानसिक विकास के स्तर पर आ गया था। इस दृष्टि से शिवपालगंज में एक अखाड़े का होना और उस पर कई लड़कों का नियमित रूप से आना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कहने की जरूरत नहीं, यह बद्री पहलवान की वजह से था। वे कई सालों से अखाड़े पर पहुंचकर कसरत करते, अपने पट्ठों को कुश्ती लड़ाते, और जब वे किसी को पटक कर उसके शरीर के किसी भाग को घायल कर देते तो माना जाता कि अब वह पूरा पहलवान हो गया है। कई दिन कसरत करने और कुश्ती लड़ने के बाद किसी पट्ठे का कराते हुए घर लौटना इस बात का सबूत था कि वह अपने दीक्षांत समारोह से डिग्री लेकर वापस आ रहा है। अखाड़े से दो पहलवान झूमते हुए निकले। एक तो बद्री थे, दूसरे छोटे। दोनों की खोपड़ियां घुटी थी। उन पर पसीने की मदद से मिट्टी का पलस्तर जैसा चढ़ गया था। गर्दन पर पीछे की ओर गैंटी जैसी झुर्रियां। दोनों ने लंगोट की पट्टी आगे हाथी की सूंड की तरह लटका ली थी। सकरी पट्टी के दोनों ओर से संक्षिप्त अंडकोश ब्रह्मांड में प्रदर्शित हो रहे थे, पर जिस तरह कला के नाम पर हेनरी मिलर और D.H. लॉरेंस की अश्लीलता को माफी मिल जाती है, उसी तरह भारतीय व्यायाम के नाम पर इन दोनों पहलवानों को यह सब दिखाने की छूट मिल गई थी। छोटे पहलवान का दीक्षांत समारोह कई साल पहले हो चुका था, पर शायद अब उन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाई थी, और इसलिए वे रह रहकर बहुत धीरे से कराह उठते थे। पर आत्मसम्मान के कारण वह कराह मुंह से हाय न बनकर लंबी सांस के साथ हाव के रूप में निकलती थी। बद्री चुपचाप उनके साथ चल रहे थे।
जैसे इन बातों से उनका कोई सरोकार न हो। आज छोटे को बद्री पहलवान ने धोबी पाट के दाव से चित किया था। इस दाव का प्रयोग करने वाले पहलवान को एक ऊंचे दर्जे के कवि की तरह काम करना पड़ता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी विजयनी नामक कविता में एक औरत के जलाशय में नहाते समय कामदेव आदि कुछ पात्रों की अद्भुत कल्पना की है। धोबी पाट लगाने के पहले पहलवान को उससे भी अधिक अद्भुत कल्पना करनी पड़ती है कि यह अखाड़ा नहीं बल्कि एक आकर्षक जलाशय है। समिरन प्रलाप बोकितो छिलो प्रत्याच्छन पल्लव शयन तले। उस वातावरण में वह अपने को एक धोबी के रूप में देखता है और अपने प्रतिद्वंदी को किसी औरत के पेटीकोट की शक्ल में। फिर उसके हाथ को खींचकर अपनी पीठ की ओर कंधे पर लाते हुए जिस तरह धोबी पत्थर पर कपड़ा पटकता है वह उसे अखाड़े के बीच पटक देता है। पटकते समय उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि पेटीकोट इस तरह गिरे कि उसका सामने वाला हिस्सा ऊपर रहे, यानी प्रतिद्वंदी जब पटका जाए तो वह चित गिरे। इसके बाद विजय विजय महान विजय शत्रु जानी पातिपोसी निर्वाद विश्वत भरे नत सिरे। बद्री पहलवान ने आज छोटे को पटकने में कुछ ज़्यादा कल्पना लगा दी थी, यह सोचकर कि यह अखाड़ा नहीं जलाशय है। उन्होंने यह भी सोच लिया कि यह अखाड़े की मेड़ नहीं बल्कि घाट का पत्थर है। नतीजा यह हुआ कि जिस समय पहलवान ने चित होकर अखाड़े के ऊपर छाए हुए प्रच्छाय सघन पल्लव देखे तो उनकी निगाह के आगे चिंगारियां सी उड़ रही थी। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा अखाड़े के बाहर और ऊपर के अखाड़े के भीतर था और कमर टूटी नहीं थी तो यह उसकी बेहाई थी। बद्री पहलवान अगर छोटे के उस्ताद न रहे होते तो वे इस वक्त आंख से आंसू और मुंह से फेन गिराते हुए उन्हें हजारों गालियां दे रहे होते, पर उस्ताद का लिहाज करके वे इस समय चुप थे और जब चुपचाप चलना कठिन हो जाता तो वे मुंह से एक हाव निकाल देते थे। पर विपत्ति यही नहीं समाप्त होनी थी। चलते चलते बद्री पहलवान ने पूछा, क्यों जी, उस दिन तुम जोगनाथ की गवाही में क्या क्या कहा आए? कौन साला जोगनाथ का गवाह था? मैं तो पुलिस की गवाही देने गया था। छोटे ने लापरवाही से कमर का दर्द दबाकर जवाब दिया। बद्री ने शांतिपूर्वक कहा, सीधी बात कही जाए तो सीधे जवाब दो, साले बहनोई को बीच में मत घसीटो। तो कौन टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है? छोटे ने कहा, पर आवाज कुछ दबी हुई थी। बद्री पहलवान ने इस निरर्थक बात को अनसुना कर दिया। पूछा, तुमने गवाही में बेला के बारे में क्या कहा था? कहना मुझे क्या था, जो मुंह में आया कह दिया। बद्री पहलवान बड़ी मुलायमियत से बोल रहे थे। उन्होंने छोटे का हाथ पकड़कर पूछा, उसकी जोगना से कुछ साष्टगठ है क्या? छोटे ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा जाता है और पहुंचा पकड़कर धोबी पाट के सहारे आदमी को चित किया जाता है, यह वे अभी देख चुके थे। बात टालने के लिए बोले, मैं क्या जानूं किसकी किससे साठ गांठ है। गांव में चारों तरफ अरहर के खेत हैं, कौन किससे लागल पेट करता है, मैं कहाँ कहाँ झांकता फिरूं। बद्री पहलवान उसी तरह मुलायमियत के साथ बोलते रहे। उन्होंने पूछा, पर तुमने तो कहा था कि तुम बेला को जोगनाथ के साथ सटर पटर वाली हालत में देखा है, कहने से क्या होता है? बद्री पहलवान अचानक खड़े हो गए। आवाज को कड़ी करके बोले, होता क्यों नहीं है? कहा था कि नहीं, बोलो। छोटे पहलवान को अब कुछ शंका हुई। उनकी आवाज से आत्मविश्वास की खनक जाती रही। जैसे शाश्वत साहित्य लिखने वाला क्रांतिकारी साहित्यकार भी रेडियो के अहलकारों के सामने झिझक कर बात करता है, उसी तरह छोटे बद्री पहलवान के आगे सकपका गए। माफी मांगते हुए बोले, कहा क्यों नहीं था गुरु, पर कहने को तो बहुत कुछ कहा था। अदालत की गवाही का मामला, जो मुंह में आया कहते चले गए, कौन सच बोलना था। बद्री पहलवान कुछ देर अंधेरे में चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। जो काम कोई भी पहलवान आसानी से नहीं कर सकता वही करते रहे, यानी कुछ सोचते रहे। छोटे अब और भी सकपका गया। झिझकते झिझकते बोला, गुरु किस सोच विचार में पड़ गए? सोचना काम चिड़ी मार का है, मुझे भी तो बताओ क्या बात है। बद्री ने धीरे से कहा, सोच रहा हूं तुम्हें लाश से मारूं कि जूतों से। तुम्हारी जवानी पर पिल्ले मुतते हैं साले। थू 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 है तुमको।
कहकर उन्होंने घृणा के साथ जमीन पर थूक दिया। छोटे अचकचाता हुआ खड़ा रहा। रुक रुक कर बोला, ऐसा न कहो गुरु, बताओ तो कि मुझसे कहाँ चूक हो गई। तुम साले समझोगे क्या? तुमने एक भले घर की लड़की की इज्जत खींच कर सारी दुनिया के सामने रख दी। तुम्हारे लिए यह कुछ हुआ ही नहीं। कुल इतनी सी बात है जानकर छोटे पहलवान ने इत्मीनान की सांस ली। लापरवाही से कहा, गुरु, मैंने जो कहा था भरी अदालत में भगवान की कसम खाकर कहा। सभी जानते हैं कि अदालत में कही गई बात का कोई एतबार नहीं। किसी का इससे क्या बिगड़ा? बद्री को चुप देखकर छोटे की हिम्मत कुछ और खुली। अपनी स्वाभाविक पद्धति में, यानी सारी दुनिया को भुनगे जैसा समझते हुए, उन्होंने अपनी बात पूरी की। इस बात को लेकर हमें जुतिया रहे हो गुरु? वाह गुरु, तुम भी कभी कभी ऐसी हवा बांधते हो कि वाह, मैं सोचता ही रह गया कि बात क्या है। बद्री पहलवान ने अपने गर्दन को दोनों हाथों से मलकर उस पर दो चार तमाचे जैसे लगाए। इस पद्धति से उन्होंने गर्दन पर जमा हुआ मिट्टी का प्लास्टर उखाड़ दिया और इतनी देर तक होने वाले सोच विचार को झटक कर दूर कर दिया। फिर अचानक हंसकर बोले, तुम खानदानी बांगड़ू हो, तुम्हें कुछ दाएं बाएं दिख पड़ता है। यह बेला अब तुम्हारी अम्मा बनने जा रही है। अब चाहे उसे छिनाल कहो चाहे कुछ और, गाली तुम ही पर पड़ेगी। क्या कहा गुरु? कहना क्या है, महीने भर के भीतर ही बेला का ब्याह होगा बद्री पहलवान के साथ, और तुम बजाना तू रही। कुछ समझ में आया बेटा? सर्कस के जोकर बेमतलब की बातें बकते हैं और उछल कूद लगाते हैं। नौटंकी का नगाड़ची सीधे तौर से नगाड़ा बजाते बजाते बगल के भीतर से लकड़ी निकालकर टेढ़ी मेढ़ी ताल देने लगता है। अखाड़े में दो तीन पहलवान हाथ के पंजों पर खड़े होकर बिच्छू की तरह चलते हैं। बछड़े शाम को घर लौटते वक्त सिर झुकाकर टेढ़े मेढ़े भागते हैं और उछलते हुए दूसरी ओर के तालाब में कूद पड़ते हैं। शनिचर बिना किसी वजह के अचानक कहा करता है, अर्रह। बद्री पहलवान की बात सुनकर छोटे को लगा कि इसी तरह के निरर्थक बातों का एक ढेर जैसा उसके सामने पड़ा है और उसे किसी ने उस पर जोर से पटक कर चित कर दिया है। उसके मुंह से यही निकला, क्या कहते हो गुरु? सुन नहीं रहे हो क्या कह रहा हूं? बद्री बहुत हल्के ढंग से मजाक सा करते हुए कह रहे थे। क्या बात है, कान में बहुत मैल पट गया है क्या? फिर सुन लो, बेला से मैं शादी कर रहा हूं, उससे वादा कर चुका हूं। उस दिन तुमने जब इजलास में उसकी बदनामी की तो मेरा एक एक रोंवा सुलग उठा था। तबीयत हुई थी कि एक लपड़ मारकर तुम्हारा सर पेट में खोस दो, पर तुम अपने चेले थे, पालक बालक समझकर माफ कर दिया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जबान पर लगाम लगाकर रहना। छोटे को अब भी लग रहा था कि वह निरर्थकता के ढेर पर चित पड़ा है और बद्री पहलवान जो कह रहे हैं वह किसी सपने की बात है। वह बोला, गुरु, तुम ब्राह्मण व बनिया, सोच समझ कर बोलो। वैद्य महाराज ऐठ गए तो पूरी स्कीम मसक जाएगी। बद्री पहलवान ने कहा, हाथी अपनी राह चलते जाते हैं, कुत्ते भुगते रहते हैं। छोटे ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुरु, तुम तो कहावत में बोल रहे हो, वैद्य जी इससे थोड़े ही मान जाएंगे। लगता था कि अपने मन का रहस्य खोलकर बद्री पहलवान हल्के हो गए हैं। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीटी बजाने लगे। कुछ देर चलते चलते छोटे के दिमाग में पूरी बात अपने वजन के साथ बैठी। बेला के बारे में कुछ दिन हुए खबर उठी थी कि रूपन बाबू ने उसको एक चिट्ठी लिखी है। उड़ते उड़ते यह बात भी उनके कान तक पहुंची थी कि कोई लड़की वैद्य जी की छत पर रात में आई थी और रंगनाथ से टकराकर वापस भाग गई थी। वैद्य जी की छत से जिन मकानों की छत पर जाया जा सकता है उनमें गयादीन का भी मकान था। एक दिन रूपन बाबू ने यह भी बताया कि किसी लड़की की लिखी हुई एक चिट्ठी रंगनाथ के हाथ लगी है, पर रंगनाथ उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है। छोटे पहलवान को संदेह था कि रूपन बाबू कई दिनों से बेला को फंसाने के चक्कर में हैं और अब लगभग फंसा चुके हैं। इस दशा में अचानक इस समाचार ने कि बद्री पहलवान का बेला से संबंध है और वह इतनी गहराई तक जा चुका है, छोटे को लड़खड़ा दिया। वे पूछने लगे, पर गुरु,
बेला के लिए तो सुनते हैं रूपन बाबू ने कुछ लिखा पढ़ी की थी। हाँ की थी, लड़के हैं नासमझी कर बैठे। और सुनते हैं उधर से भी कोई चिट्ठी आई थी। बद्री पहलवान ने घुड़ा कर पूछा, किसने बताया तुम्हें? किसी ने भी नहीं गुरु। तो जाना कैसे? सुना था गुरु। किससे सुना था? याद नहीं है गुरु, पर किसी ने ऐसे ही कुछ उड़ती उड़ती बात की थी। बद्री पहलवान चुप हो गए। जब कोई आदमी बातचीत में ऐसा रुख अपना ले जैसा कि पेशेवर गवाह कचहरी में सच कहने की कसम खाकर जीरह में दिखाते हैं, तो आगे सवाल पूछना बेकार है। बद्री ने कुछ देर चुप रहकर साफ तौर से कहा, हाँ चिट्ठी आई थी, मेरे लिए ही थी, पर वह चिट्ठी नहीं थी। आजकल की लड़कियों के चोचले गाने बजाने की बातें थी। छोटे ने खुशामद करते हुए पूछा, तो गुरु यह किस्सा तो कई साल से चल रहा होगा, छत पर ही। बद्री ने कहा, छोटे इतनी बड़ी बात सबसे पहले मैंने तुमको बताई है, इतना बहुत है, अब बहुत छानबीन न करो। और देखो अब किसी से कहना नहीं। छोटे पहलवान धुतलके में किसी के चबूतरे के उस कोने से टकरा गए जो किसी ने गांव के चलन के अनुसार कब्जा करने की नीयत से बनवाया था। मुंह से गाली निकालकर फिर कमर के दर्द के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक बार हाव कहकर उन्होंने वादा किया, किसी से नहीं कहूंगा गुरु। कुछ दिन में तो बात फैलेगी ही, पर अभी उसे ढक कर रखना है। कह तो दिया गुरु, किसी से नहीं कहूंगा। कुछ देर बाद बद्री पहलवान हंसने लगे, बोले, पर वाह रे छोटे, तुमने भी क्या जोड़ मिलाया। बेला जोगनाथ से साठगांठ करेगी, हो साला दमड़ी के गुड़ जैसा है। बेला उसका हाथ पकड़ ले तो रिरियाने लगे। उसी से तुमने भिड़ा दिया बेला को, रहे तुम खंडूस के खंडूस। छोटे पहलवान की कमर में एक हुक सी उठी, लगा धोबी पाट देकर उन्हें किसी ने दोबारा पटक दिया। एक दूसरे से अलग होने के पहले बद्री ने फिर छोटे को आगाह किया कि अभी मेरे और बेला के संबंध का कहीं जिक्र मत करना। छोटे ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शपथों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती हैं, और परिणाम स्वरूप दूसरे दिन ही बद्री पहलवान को कई ऐसे लोग मिल गए जो उन्हें बदली हुई नज़रों से देख रहे थे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।